नमस्कार। सुपर स्टडी द विजन में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। आपको पता ही है मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लास्ट मौलिक अधिकार जो 6 नंबर का है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे पहले हमने 5 मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए, पर आपको पता भी है उन मौलिक अधिकारों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, एक तो हमारा 13 जो अनुच्छेद 13 है, वह है जिसके अंतर्गत कोई ऐसी विधि शून्य करने की शक्ति है न्यायालय को जो आपके मौलिक अधिकारों को न्यून करती है, आर्टिकल 13। वहीं पर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। कई बार यहां से प्रश्न बनते हैं, बना भी है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया, आर्टिकल 32, और किसने कहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो यहां तक सॉरी आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 का क्लोज फर्स्ट 32 का क्लोज फर्स्ट के अनुसार आप अपने मौलिक अधिकारों को, आप अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 के क्लोज 2 के अनुसार मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 क्लोज 2 के तहत, अनुच्छेद 32 क्लोज 2 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इतनी बात समझ में आई? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। संवैधानिक यानी कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यदि आप बीमार हो जाओ तो आप कहां जाओगे? आप अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओगे। वैसे ही यदि कोई आपके मौलिक अधिकारों का सॉरी हनन सॉरी वैसे ही यदि आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो आप कहां जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। या तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और डायरेक्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले आप हाई कोर्ट जाओगे फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे, नहीं, आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर एक बात मैं आपको और समझा देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पास रिट संबंधी जो अधिकार है वो राज्यों के उच्च न्यायालय से कम है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है, जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति है उन्हें। वो अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जो उच्च न्यायालय है। आपको पता है भारत के लगभग सभी राज्यों में उच्च न्यायालय है। किन्हीं राज्यों को छोड़कर कहीं कहीं पर जो अधिकार क्षेत्र 2 राज्यों के साथ एक उच्च न्यायालय बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 32 के क्लोज 1 के अनुसार आप अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के क्लोज 2 के तहत यह अधिकार है कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 32 क्लोज 2 ये तो आपका हो गया सर्वोच्च न्यायालय। वहीं पर जो हाई कोर्ट है, इसे अनुच्छेद 226, कौन सा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यहां से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न पूछा जा गया है कि मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत जो उच्च न्यायालय हैं, जो राज्य के हाई कोर्ट हैं, वो किस मतलब अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? तो वो अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के क्लोज 2 के तहत रिट जारी कर सकता है। क्लियर है? अब एक बात मैं यहां पर और बता दूं, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। उसकी जगह कोई अन्य व्यक्ति भी या कोई अन्य ऐसा नागरिक भी उस व्यक्ति के लिए, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ उस व्यक्ति के लिए अपील दायर कर सकता है, यदि वो व्यक्ति निर्धन है या इतना सक्षम नहीं है सॉरी यदि वो व्यक्ति निर्धन है या इतना सक्षम नहीं है या उसे इतना ज्ञान नहीं है।
तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी रिट दाखिल कर सकता है, यह भी कहा गया है। आती इतनी बात समझ में। तो आर्टिकल 32 किलो 2 के तहत 5 प्रकार की जो रिट है वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। सेकंड है परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडामस। तीसरी है प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोविजन। और फोर्थ है उत्प्रेषण, जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी। और पांचवी है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। कई बार प्रश्न यहां से, मैंने देखो इधर इंग्लिश में लिखा है, इधर हिंदी में है, कई बार इंग्लिश में पूछा जाता है कि हैबियस कॉर्पस में क्या है, इसलिए मैंने ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ सको। और एक बात और, कभी कभी सॉरी कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है कि आप इनका क्रम बताइए, क्रम से लगाइए। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा कि पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सेकंड परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोबेशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो। आप इनका क्रम देख लेना, यहां से प्रश्न बनते हैं, क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या है। देखो ये जितने भी रिट हैं किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। आती बात में, किसी व्यक्ति, जितनी भी ये रिट हैं ये या तो किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। तो सबसे पहले जो है वो है कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, सामने पेश करो। इसका जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, जिस व्यक्ति को जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है या पकड़ा है उसे सामने पेश करो। ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति है न्यायालय को। वो उस अधिकारी से, उस प्राधिकारी से ये पूछ सकता है, जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है क्या उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया है या वैध रूप से गिरफ्तार किया है, ये जानने का अधिकार न्यायालय को है। और उसे अगर लगता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया है तो वह उसे फ्री करवा सकता है, और यदि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया है तो उसे छोड़ने का आदेश न्यायालय दे सकता है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आई बात में, यानी कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए जिसे भी गिरफ्तार किया है। सेकंड है परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडामस। परमादेश यानी कि बहुत बड़ा आदेश। ये आदेश न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, किसी लोक प्राधिकारी या किसी निगम को जारी किया जाता है कि वो अपना सांवैधिक रूप से, विधिक रूप से किसी कार्य को करे या ना करे, ऐसा आदेश दिया जाता है। परमादेश बहुत बड़ा आदेश है, यानी कि आपको ये काम करना है, ये काम आपको नहीं करना है, ये आदेश। और ये परमादेश किसी निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, निगम के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह है परमादेश। ठीक है। सेकंड आता है प्रतिषेध। हमने पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण कंप्लीट किया, परमादेश कंप्लीट किया, और जो थर्ड है वो है प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोविजन। इसका मतलब है मना करना। मतलब ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों, मतलब जो छोटे न्यायालय हैं, उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वह ऐसे अधिकार का प्रयोग ना करे जो उनके लिए वो अधिकार है नहीं, जो अधिकार निहित नहीं है, उनके लिए ऐसे अधिकार का प्रयोग ना करें। तो ये किसमें आता है? प्रतिषेध में। फोर्थ आता है उत्प्रेषण, जिसे क्या कहते हैं? सर्टियोररी। यहां से प्रश्न बने हैं। इसका मतलब है कि पूर्णतया सूचित कीजिए। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि जो उनके समक्ष मामले हैं वह उन मामलों को अपने वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजे। ये आदेश है, ये उत्प्रेषण का मतलब यह है जो उनके समक्ष, जो अधीनस्थ न्यायालय, छोटे न्यायालय हैं, वह उन मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों के सामने पेश करे, मतलब पूर्णतः सूचित करे, पूरी की पूरी जानकारी दे। कंप्लीट जानकारी का मतलब है उत्प्रेषण का। और जो लास्ट है, जो लास्ट रिट है वो कौन सी? अधिकार परीक्षा, यानी क्यो वारंटो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपका प्राधिकार क्या है। मतलब कोई लोक पद को कोई व्यक्ति अवैध रूप से धारण किए हुए है, तो उससे ये पूछने का अधिकार है कि आपने इस पद को किस
तरीके से धारण किया है, आपके पास ये अधिकार है या नहीं है, तो इसे कहते हैं अधिकार पृच्छक्यो वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रिट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। इन 5 प्रकार की रिटों में मैंने पहले भी बताया है कि आप इन्हें एक बार देख लेना, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो ये था आर्टिकल 32। थैंक्स, धन्यवाद।